हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत हेयर एंड यू आर वाचिंग इजी कंसेप्ट वाला एमएसटीसीटी टॉपर इंटरव्यू सीरीज में आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ प्रतीक पाटिल का इंटरव्यू की जो अभी सीयूपी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। उनका एमएसटीसीटी 2020 का रैंक था 78 और परसेंटाइल थे 99.94। आपने जो कम्युनिटी सेक्शन में सारे क्वेश्चन पूछे थे वो मैंने यहाँ पे प्रतीक को पूछे हैं। सो होप यू एंजॉय द वीडियो। सो स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, लेट्स स्टार्ट। So first of all, please Pratik, introduce yourself. Okay, hello guys, I am Pratik Patel. I am from Mumbai. I am currently studying in CUP CS first year. So my CET percentile was 99.94 and my 12th board percentage was 92%. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि रिवीजन कैसे करें। तो ये हम इंटरव्यू जब कंडक्ट कर रहे हैं, ये लास्ट डेज है एमएसटीसीटी एग्जामिनेशन के लिए, तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो रिवीजन की मेथड तुम्हारी क्या थी और तुम कैसे रिवीजन करते थे? ओके, या पर्सनली मतलब अगर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं तो फिर उसको आफ्टर 1 or 2 months वी हैव टू ब्रश अप इट। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब मैंने वो चैप्टर पढ़ा और फिर 1 साल के बाद में फिर से उसे ओपन करो, तो फिर अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस हम वो डेफिनेटली भूल गए रहते। तो मतलब मैंने कैसा किया था, मैंने वो चैप्टर पढ़ लिया और फिर उसके ऊपर एक नोट्स बनाए थे, मतलब शॉर्ट नोट्स। तो उस चैप्टर को ऊपर एक समराइज़ किया था 1 or 2 पेजेस पर। तो जब भी मतलब उस चैप्टर को रिवाइज करना पड़ता था तो आई वुड जस्ट लुक अप टू दैट 1 or 2 पेजेस और फिर उसमें जो सब लिखा था तो उससे ही हो जाता था रिवीजन। आई वुड रिकमेंड कि मतलब जो खुद हम अपने हाथ से जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि वो रिकलेक्ट करने में इजी रहता है रादर देन किसी और के शॉर्ट नोट्स लेने से। अच्छा, अगर एक ही महीना 1 month रिमेनिंग है तो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस आई वुड से कि सारे जो चैप्टर्स के जो फॉर्मूलाज है आप उसे एटलीस्ट एक बार लिख लो, एटलीस्ट वो फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। और फिर मतलब टाइम टू टाइम लाइक 5-10 मिनट, दिन के 5-10 मिनट स्टार्टिंग के आप वो फॉर्मूलाज पढ़ लो तो आपके रिवीजन प्रॉपर रिवीजन हो भी जाएगी। रिवीजन किया मतलब एक्चुअल में क्या किया, मतलब कंसेप्ट रिवाइज करे या फिर एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए गए तुम? एमसीक्यू मतलब डिपेंड्स करता है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है और फिर वो मतलब मैंने मॉक टेस्ट दिया था, पेपर सॉल्व करते वक्त एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अटक जाते हैं तो फिर उस पर हमें समझ में आता कि हाँ ये कंसेप्ट मैं भूल गया हूँ, तो फिर वो कंसेप्ट मैंने रिवीजन किया और फिर मतलब वो कंसेप्ट का जो शॉर्ट नोट्स था वो सब पढ़ा। और फिर से जब उस कंसेप्ट के बेस्ड पे अगर कोई क्वेश्चन है और फिर अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर देन एट दैट मोमेंट आई थिंक कि हाँ ये कंसेप्ट मैं पूरी तरह भूल गया हूँ, तो फिर तभी उस कंसेप्ट के रिलेटेड फिर मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ऐसा नहीं कि रिवीजन करने के लिए न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने चाहिए, जस्ट बाय रीडिंग थ्रू भी आप रिवीजन कर सकते हो। तो ये जो लास्ट डेज बचे हुए हैं एग्जामिनेशन के लिए, मतलब कौन से भी एग्जामिनेशन के लास्ट के डेज होते हैं, तो उन लास्ट डेज में तुम क्या प्रिपरेशन स्टडी प्लान बताओगे स्टूडेंट्स को? बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने पूरे 1-2 साल प्रिपरेशन किया है एमएसटीसीटी, उसका प्रॉपर प्रिपरेशन हुआ है, तो आई वुड जस्ट रिकमेंड हिम कि यू टेक ए चिल पिल। जितना किया है उस सबको सिर्फ रिवाइज करो रादर देन टेकिंग अप ए न्यू टॉपिक और टेकिंग अप ए एंटायर न्यू बुक एंड सॉल्विंग एमसीक्यूज फ्रॉम दैट। और सेकेंड बैच ऑफ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अभी रिसेंटली 1 या 2 मंथ पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की है। सो आई वुड सजेस्ट हिम टू कवर द इजी टॉपिक फर्स्ट, जिससे तुम्हारा स्कोर ज़्यादा बढ़ सकते रादर देन कवरिंग डिफिकल्ट वंस। मैंने तो मेरा बोर्ड्स खत्म होने के बाद सीईटी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और फिर उसमें आई यूज्ड टू थिंक सेमी कंडक्टर्स और कुछ ऐसे जो टॉपिक्स रहते हैं जो हम ज़्यादा पढ़ते नहीं है, वी जस्ट यूज टू इग्नोर दैट, क्योंकि उसका बोर्ड्स में ज़्यादा वेटेज होता नहीं है। तो फिर जो स्टार्टिंग के डेज थे मैंने उन पर ज़्यादा फोकस किया था, उन पर ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आई यूज्ड टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट कि अगर स्टेशनरी वेव से तो वो स्टैंडिंग वेव कैसे फॉर्म हो रहा है, उसकी इक्वेशन में क्या आ सकता है, उसको कोई और कंसेप्ट उसके साथ मिक्स किया तो कैसा आ सकता है। सो इन द इनिशियल डेज आई वुड रिकमेंड स्टूडेंट्स टू सॉल्व एज मेनी न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज एज पॉसिबल, एंड इन द लास्ट डे you just have to revise all the concepts. Revision is the main thing, yeah, because the syllabus is vast. If you don't revise then you will forget, definitely you will forget. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सब्जेक्ट वाइज तुम्हें कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट लगते हैं? वैसे तो सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हें कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट लगते हैं पीसीएम के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए? चैप्टर्स तो सभी इंपॉर्टेंट है, बट आई वुड से कि चैप्टर्स में से भी कुछ टॉपिक्स, कंसेप्ट, कुछ सब टॉपिक्स रहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, 3D लाइन प्लेन में वो पूछा तो फिर वो डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं।
लिमिट्स में एलोपिटल्स रूल लगा के इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. So same way you have to analyze which questions are repeating most, and depending on that question you have to identify like रोटेशन सिंपल पेंडुलम वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, उसमें टाइम पीरियड वाले क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड हो रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए rather than at this moment completing the entire chapter. केमिस्ट्री में बहुत लोगों को ऑर्गेनिक का डर लगता है, पर्सनली मुझे भी डर लगता था, बट सेइंग द पैटर्न ऑफ द MST CET मोस्टली वो नेमेड रिएक्शंस पूछते हैं, उसमें भी कैटेलिस्ट कौन सा यूज़ किया है, कौन सा टेम्परेचर यूज़ किया है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. तो ज़्यादा रिएक्ट मतलब दे डोंट आस्क लाइक द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, दे जस्ट आस्क व्हाट इज रीमर रिएक्शन, उसमें कौन सा कैटेलिस्ट यूज़ किया है. तो वी जस्ट बाय रिमेम्बरिंग दिस थिंग्स इजीली हो सकते हैं ऑर्गेनिक. फॉर मैथमेटिक आई वुड से कि जो इजी टॉपिक्स है अगेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, वो उसमें सिर्फ वो पूरे लेसन पे सिर्फ एक या दो न्यूमेरिक फॉर्मूले पे पूरा लेसन कवर हो जाता है. सो गो फॉर दैट वन. अगेन लॉजिक्स आता है, उस पर डेफिनेटली हर साल एक या दो क्वेश्चन आता ही है. So go for that one which are scoring rather than going for integration, which is itself a huge chapter and it will take more time. Yeah. तो कई स्टूडेंट्स देखो ऐसे है कि उनका कैसा प्रॉब्लम हुआ है, मतलब कमेंट्स ऐसे आए हैं कि उनके एक सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया है पूरी तरीके से, लेकिन दो सब्जेक्ट उनके प्रिपेयर नहीं है, या फिर दो सब्जेक्ट कंप्लीटली प्रिपेयर हो गए हैं लेकिन एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है. ये इसलिए ये ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमने उसी सब्जेक्ट के पूरे तरीके से फोकस किया इसलिए वो सब्जेक्ट नहीं हो पाए. तो इस प्रॉब्लम के ऊपर तुम क्या सॉल्यूशन दोगे, क्या बताओगे इसके बारे में? ओके, आई वुड से कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपका मैथ्स हो गया और फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी है. ओके, तो इन दैट सिनेरियो आई वुड नॉट, मैं ऐसा बताऊँ कि मतलब हर 2 या 3 दिन के बाद मैथ्स का भी रिवीजन करते रहो. ऐसा नहीं कि मैथ छोड़ के हम सिर्फ पूरे के पूरे टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री करें. इससे ऐसा होगा कि एट द एंड मोमेंट आपकी मैथ्स की ज़्यादा रिवीजन नहीं हुई रहेगी, यू हैव लॉस्ट द टच विथ मैथ्स. सो उसमें भी डिफिकल्टीज आ सकती है, आपने जो किया है वो भी भूलने लग जाओगे और इट विल बिल्ड अप द प्रेशर. सो आई वुड रिकमेंड देम कि मैथ्स की एवरी 2 or 3 days वो मैथ्स का थोड़ा बहुत रिवीजन करें, और जो बीच में डेज है उनको फिजिक्स केमिस्ट्री में अलॉट करें. उसमें भी आई वुड रिकमेंड देम टू सर्च फॉर द पैटर्न, द रिपीटिंग पैटर्न विच यूजुअली दे आर आस्किंग इन द CET. तो उससे वो उनको बहुत हेल्प हो सकती है. तुम्हें 200 आउट ऑफ कितने मार्क्स थे MST CET में? 191, अराउंड 191, 192. क्या तुम इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बता सकते हो? आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट एग्जैक्टली. मैथ्स में 98 था समथिंग, केमिस्ट्री 48 एंड फिजिक्स 42, 41, 42. आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट इट प्रॉपरली. ओके, हाँ. तो मतलब तुम्हारे जो मार्क्स है सब्जेक्ट वाइज ऐसी रेंज में रहेंगे शायद. तुम टेंटेटिवली बता रहे हो, एग्जैक्टली तुम्हें पता नहीं है, लेकिन इसी रेंज में हो सकता है क्योंकि तुम्हारे परसेंटाइल भी 99 में है परसेंटाइल, तो उसी रेंज में होने वाले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री 50-50 मार्क्स के लिए होता है, तो उन सब्जेक्ट्स में अबव 40 कैसे जा सकते हैं हम? अगेन सब्जेक्ट में स्ट्रेटेजी डिफरेंट होता है. लाइक केमिस्ट्री में अगर बात किए तो 70 to 80% जो रहता है वो सिंपल थ्योरी बेस रहता है, और जो थ्योरी रहता है पूरा अपने बोर्ड के टेक्स्ट बुक से आता है. तो अगर किसी ने बोर्ड की टेक्स्ट बुक भी प्रॉपरली अच्छे से थरोली किया है तो उसका केमिस्ट्री में मार्क्स इजीली बढ़ेगा. फर्दरमोर इट इज़ ए स्कोरिंग सब्जेक्ट, उसमें टाइम बहुत कम यूटिलाइज करना पड़ता है क्योंकि थ्योरी विद इन 20 seconds अगर आपको आंसर आता है तो आप मार्क करते हो, नहीं आता है तो यू हैव टू लिप इट, यू कांट डू रिसर्च देयर. ओके, तो उसमें बहुत टाइम बचता है, और जो बचा हुआ टाइम रहता है वो आप फिजिक्स में यूटिलाइज कर सकते हो. फिजिक्स में भी अगेन थोड़े बहुत ईजी क्वेश्चंस रहते हैं, सिंपल फार्मूला बेस्ड, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, ऐसा बहुत सिंपल बेस्ड मेजरमेंट्स, डायमेंशन, उस पर बेसिस क्वेश्चंस आते हैं. तो अटेम्प्ट फॉर दैट वन, और फिर उससे थोड़ा बहुत आपका ऑलमोस्ट 40 to 50% फिजिक्स वहाँ पे कवर हो जाता है. इन द रिमेनिंग टाइम यू गो फॉर द क्वेश्चंस विच आप बोल सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं. मैथमेटिक्स सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो मैथमेटिक्स में 90+ मार्क्स कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में क्या बताओगे? सी द क्वेश्चंस आर लिमिटेड, एंड अगेन लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री में तो तुमको 100 क्वेश्चंस रहते थे, इधर मैथ्स में 50 क्वेश्चंस है. सो उसमें भी सेम स्ट्रेटेजी, डोंट वेस्ट टाइम इन सॉल्विंग द लेंदी क्वेश्चंस. लाइक अगर एक क्वेश्चन है, आपको पता है कि उसको सॉल्व करने में 3 या 5 मिनट भी लग सकते हैं, तो फिर डोंट वेट एंड सॉल्व दैट टर्म लाइक वहाँ इटसेल्फ.
क्योंकि अगर आप सॉल्व करोगे और आपके 5 मिनट उधर निकल गए तो अगले के जो इजी क्वेश्चन है वो शायद छूट सकते हैं। तो जो इजी रहते हैं उनको टारगेट करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और फिर इजीली हो सकता है। एंड अगेन जितने जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं वो सब कवर करने चाहिए। मीन्स जो बेसिक फार्मूला पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजीली हो सकता है। प्रिपरेशन के वक्त तुमने कितनी मॉक टेस्ट दी हुई थी, मतलब नंबर बता सकते हो क्या? तुम बता सकते हो तो प्लीज़ एक नंबर बताओ एग्जैक्ट कि कितनी मॉक टेस्ट तुमने दी थी। लाइक जितना तो उतना कम है। फ्रैंकली स्पीकिंग आई हैव लॉस्ट द काउंट कि कितना मॉक टेस्ट दिया था। तो जितना तो उतना कम है। मॉक टेस्ट से आपका टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस होता है और कई क्वेश्चंस ऐसा भी होता है कि जो आप जो मॉक टेस्ट में देते हो वो डायरेक्टली एग्जाम पेपर में आ जाता है। मेनी टाइम्स इट हैपेंस। सो जितना आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस दोगे उतनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी एंड एट द एग्जाम डे यू फील मच मोर कॉन्फिडेंट। ओके तो इनिशियली तुमने जब एमएसटी सीईटी के मॉक टेस्ट तुम दे रहे थे तो इनिशियल स्कोर तुम्हारा क्या आता था, और वो स्कोर लो आ रहा होगा तो तुमने वो इम्प्रूव कैसे किया मॉक टेस्ट का स्कोर? ओके स्टार्टिंग में आई एम रिमेम्बरिंग कि मेरा लोएस्ट स्कोर मॉक टेस्ट में 80 समथिंग था। तो फिर एट दैट पॉइंट आई गॉट वेरी मच डिसहार्टेंड। सो बट लेकिन डिसमोटिवेट नहीं होना है उस टाइम पे व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू एनालाइज आवर मॉक टेस्ट वेरी प्रॉपरली। लाइक मैं कैसा करता था, 4-5 कॉलम्स बनाता था और जो गलत हुए क्वेश्चन उन सबको एनालिसिस करता था। एक कॉलम में ऐसा रखता था कि टाइम मैनेजमेंट, लाइक ये क्वेश्चन मुझे आता था लेकिन बस मेरे पास टाइम लिमिट था, कंस्टेंट था, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर पाया। नेक्स्ट कॉलम यूज टू बी लाइक कि एक कंसेप्ट था जो मैं भूल गया, उसको मेरे को ब्रश अप करने की जरूरत है। नेक्स्ट कॉलम यूज टू बी दैट सिली मिस्टेक, लाइक प्लस का माइनस हो गया, इंटू 2 की जगह +2 कर दिया। सो आई यूज टू राइट ऑल दोज थिंग्स एंड एट द एंड लाइक इन द फाइनल 1 month on आई यूज टू जस्ट टू गो थ्रू दैट ऑल व्हाट ऑल मिस्टेक्स आई डिड, सो आई वुड नॉट रिपीट इट अगेन। तो तुमने बुक्स कौन सी यूज़ की थी, रेफरेंस बुक्स कौन सी यूज़ की थी? रेफरेंस के लिए बेसिकली मैंने जेई के लिए प्रिपरेशन किया था। तो जेई के लिए तो केमिस्ट्री के लिए MS चौहान, नरेंद्र अवस्थी, फिर मैथ्स में सिंगेट सॉल्व किया था, फिजिक्स में HC पांडे एंड HC वर्मा एंड DC पांडे सॉल्व किया था। तो उनमें ऑलमोस्ट हो गया था। CET के लिए व्हाट आई डिड एक्स्ट्रा वाज आई डिड लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विच हेल्प मी अलॉट। लाइक आई वुड सजेस्ट कि पहले तुम पास्ट टेस्ट क्वेश्चन पेपर्स कर लो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। लाइक अगर पिछले साल का ही कंसिडर करो तो 9 से 8 एग्जाम हुए थे, उन सब के 50-50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट हेड किया तो 400-450 क्वेश्चन हो गए थे। सो अगर तुम लोग वो थरोली कर लो, फिर उसके बाद भी इन केस इफ़ यू थिंक कि हाँ मेरा एक लेसन है वो थोड़ा वीक है, उसमें मेरे को और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सो फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेसन आई वुड रिकमेंड कि टारगेट है, मार्वल पब्लिकेशन, दोनों भी बुक्स बहुत अच्छे हैं, उनमें क्वेश्चंस भी है और फिर लेवल और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे होंगे। सो उन दोनों बुक्स में हो जाना चाहिए आपका। ओके तो तुमने MST CET और JEE ये दोनों जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए कैसे प्रिपरेशन मैनेज किया था, मतलब दोनों एग्ज़ाम्स तुमने दिए थे तो कैसे कुछ तुमने स्टडी किया था दोनों एग्ज़ाम्स के लिए? तो जेई के लिए मतलब फिजिक्स, तो जो जेई का फिजिक्स था वो ऑलमोस्ट CET के फिजिक्स से ऑलमोस्ट सेम है, कंसेप्ट वगैरह सब सेम है। तो फिजिक्स तो वहाँ पे हो गया, फिजिक्स मैथ्स वहाँ पे हो गया था। सिर्फ केमिस्ट्री में डिफरेंस ये आता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। लाइक जेई में हम NCERT को पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो NCERT में लिखा है और वही हम फॉलो करते हैं। मतलब NCERT में कुछ जगह ऐसा भी है, मतलब डिफरेंसेस बहुत है हमारे NCERT में और हमारे स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में, कि वहाँ पे टेम्परेचर अलग दिया है, रिएक्टेंट्स अलग दिया है और फिर उसके फाइनल प्रोडक्ट्स भी अलग आते हैं। तो जो अगर हम CET पे फोकस कर रहे हैं तो फिर वी शुड फॉलो स्टेट बोर्ड बुक्स, एंड केमिस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं, जेई पे फोकस कर रहे हैं तो वी शुड फॉलो NCERT बुक। और फिर मतलब टाइम गैप था जेई और CET में, ऑलमोस्ट 1 month का टाइम गैप था। तो वो उस 1 month को डेडिकेटेडली मैंने जेई है तो जेई पे और फिर उसके बाद CET है तो CET पे फोकस किया था। 11th का सिलेबस भी तो होता है 20% स्टूडेंट्स को MST CET में, तो वो 11th के चैप्टर्स तुमने कैसे पढ़े थे, उसके रिगार्डिंग क्या बताओगे तुम 11th के चैप्टर्स? लाइक कुछ चैप्टर्स एकदम बेसिक रहते हैं। लाइक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री हमारा 11th में हो जाता है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री हमें आगे भी यूज़ होता है। तो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस एटलीस्ट वो तो हमें आना चाहिए, क्योंकि आगे का 12th का पूरा मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। और फिर रही बात बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं तो वो भी थोड़े बहुत बेसिक लेवल के सब्जेक्ट्स आते हैं और उन पर भी ज़्यादा एकदम हाई एंडेड क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़े बहुत बेसिक्स कर लो, फॉर्मूला कर लो तो भी हो जाएगा 11th का सब।
तो ऐसे कमेंट्स भी है देखो कि 11th में कुछ भी स्टडी नहीं किया है तो अभी वो 12th में आए हैं, तो वो 12th में जाके क्या करें, मतलब फिर से 11th का स्टडी करते बेटे या फिर 12th पे फोकस करें। वैसे देखा जाए तो 12th पे ही फोकस करना चाहिए, लेकिन ये जो प्रॉब्लम में फंसे हुए स्टूडेंट है कि अभी 12th में है और 11th का ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं हुआ है, तो उनको तुम क्या बताओगे? आई वुड से 12th पे ज़्यादा फोकस देना, क्योंकि वेटेज भी उनका 12th का ज़्यादा है, तो क्वेश्चंस भी डेफिनेटली 12th पे ज़्यादा आने का चांसेस है। तो 12th में भी ऐसे कुछ कुछ चैप्टर्स है, लेकिन मैथ्स में LPP ले लिया, फिर फिजिक्स में भी सेमीकंडक्टर से, तो फिर उनमें 11th का ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है कि जो आना चाहिए कि तभी हम 12th के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। लाइक अगर हमने 11th में कुछ किया नहीं है तो 12th में हम उन चैप्टर्स को टारगेट कर सकते हैं जो इंडिपेंडेंट है, खुद में ही अलग है, उनको हम अलग से पढ़ें तो भी चलेगा। या एंड इफ टाइम परमिट्स देन गो फॉर द 11th वन एंड कंप्लीट द 12th चैप्टर्स विच आर बेस्ड ऑन द 11th वन। तो प्रिपरेशन के वक्त तुमने स्टडी में कंसिस्टेंसी किस प्रकार से लाई? हाँ, मतलब लाइक आई वुड से कंसिस्टेंसी स्टडी के साथ कंसिस्टेंटली ब्रेक भी इंपॉर्टेंट है। लाइक ऐसा नहीं कि हम सोचे कि हाँ नहीं मैंने अभी तो कुछ किया नहीं तो फिर अभी मैं 12 घंटे रोज़ पढ़ाई स्टार्ट करूँ। लाइक ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने पूरे एक साल भर कुछ किया नहीं और फिर डायरेक्टली हम 12 घंटे स्टार्ट फ्रॉम दी बेबी स्टेप, कि मैं पढ़ूंगा, पहले 3 घंटे पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं थोड़ा 1 और 2 आवर्स का ब्रेक लूँगा, फिर उसके बाद अगेन मैं 3 आवर्स का स्टडी करूँ, फिर अगेन दिन ब्रेक, स्टडी ब्रेक। इन दिस पैटर्न इफ यू गो देन इट वुड इजीली बिकम 12 आवर लॉन्ग स्टडी। डायरेक्टली अगर हम बैठे तो इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे जैसे लास्ट डेट एग्ज़ाम के आने लगते हैं तो वैसे वैसे जो माइंडसेट होता है वो नेगेटिव होते जाता है, तो इसे टैकल करने के लिए माइंडसेट पॉजिटिव रखने के लिए तुमने क्या किया था? आई वुड से आइसोलेट कर लो अपने आप को उन फैक्टर्स से जो आपको नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। लाइक मैंने तो सोशल मीडिया छोड़ दिया था, इंस्टाग्राम छोड़ दिया था, तो वहाँ पे कैसा रहता है कि कोई घूमने गया तो पोस्ट डालता है, स्टोरी डालता है, वी थिंक दैट कि अरे वो घूम रहा है और हम घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव रहती है। फिर दोस्तों में भी ऐसा रहता है कि अरे उसका इतना हो गया, अरे उसका है हो गया और हमारा कुछ हुआ नहीं, तो बहुत सारी नेगेटिव रहती है। तो फिर एट दैट मोमेंट आई वुड सजेस्ट कि स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, विथ योर रिलेटिव्स। और फिर ऐसे भी आपके कुछ दोस्त रहते हैं कि जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जो कुछ अलग परस्यू कर रहे हैं, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो उनसे ज़्यादा बातें करो, सो यू विल फील रिलैक्स। CUP का कॉलेज लाइफ और कैंपस लाइफ कैसा है उसके बारे में बताओ। हालांकि पेंडेमिक की वजह से तुमने कैंपस लाइफ इतने कुछ एंजॉय नहीं की होगी, लेकिन जो ऑनलाइन सेशंस वगैरह, वेबिनार होते हैं, कंपटीशन क्विजेस वगैरह होते हैं CUP में, मतलब सभी कॉलेजेस में होते हैं, लेकिन CUP में तुम्हारा इनके रिगार्डिंग क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में प्लीज़ बताओ। या कोविड पैंडमिक की वजह से मैंने भी अभी तक कॉलेज इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, सो आई कांट टेल यू मच अबाउट द कैंपस लाइफ एंड हॉस्टल लाइफ। वन थिंग आई कैन टेल है कि वहाँ का क्राउड बहुत ही अच्छा है, सीनियर्स भी बहुत हेल्पफुल है एंड द फैकल्टीज आर ऑल्सो रियली वेरी नाइस। सो या वन थिंग विच मेक्स CUP डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉलेज इज उसका वहाँ का क्राउड कल्चर। अभी रिसेंटली अभी नेक्स्ट वीक में रेगाटा है, बोट फेस्टिवल है, तो वो भी ऑनलाइन होने वाला है। तो CUP का तो मोस्ट फेमस फेस्टिवल है। और फिर इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं जो ऑनलाइन कंडक्ट किए गए थे, बहुत सारे क्विजेस हुए थे। हाँ ओके, बहुत सारे क्विजेस कंडक्ट किए थे। अभी कंप्यूटर्स फॉर स्पेसिफिकली कंप्यूटर डिपार्टमेंट एक कोडिंग राउंड पे हुआ, कोडिंग कॉम्पिटिशन हुआ था। फिर स्टॉक मार्केट और फिर और IPL की बेटिंग, उन पर भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, ऐसा कुछ लाइक नहीं। हाँ ओके, तो लास्ट में स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? Okay, as a message, like I would just say that it's just an exam. Chill रखो, थोड़ा टेंशन मत लो। Like in the COVID time, we all have seen like money and fame and all doesn't matter. The ultimate factor which matters is your health. So be healthy. Maintain a healthy climate. और at the end there are many incidences which we all know कि लोग वो कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे, लेकिन आज फिर भी वर्ल्ड में अपना एक नया नाम बना चुके हैं। सो आई वुड से जस्ट इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, और आगे भी ऐसे बहुत सारे हायर एग्जाम से हायर आपको चांसेस मिलते रहेंगे। तो डोंट टेक इट टेंशन, एन्जॉय योर लाइफ, बी हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच प्रतीक कि तुमने तुम्हारा वैल्यूएबल टाइम निकाल के हमें टाइम दिया और हमने ये इंटरव्यू कंडक्ट किया कि जिससे MST CET के एस्पिरेंट्स को हेल्प होने वाली है। तो अगेन थैंक यू वेरी मच प्रतीक। थैंक यू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच अगेन प्रतीक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।